के अध्यक्ष श्री राजपूत जी, हमारे वरिष्ठ नेता और राजनांदगांव के महापौर माननीय श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री गांधी जी और प्रदीप गांधी जी, दिनेश गांधी जी और हमारे एमडी ठाकुर जी, मीडिया के हमारे यहाँ पे प्रभारी शशिकांत द्विवेदी जी, महामंत्री जी और हमारे जिला पंचायत सदस्य और हमारे यहाँ पे सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन 11 वर्षों में जो एक विजन के साथ में और एक संकल्प के साथ में 11 वर्षों का ये सफर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की है वो देश के किसी भी नागरिक के लिए एक सम्मान का विषय है। हम सभी जानते हैं कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी की शपथ ली थी, मुझे याद है जब उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये नारा दिया। पूरे देश में केवल एक नारा नहीं बल्कि सच्चाई है, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साबित भी किया है। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसे कालखंड में हमारा कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जब उन सपनों को जमीनी हकीकत में हम तब्दील होते हुए देख रहे हैं। इसके लिए वर्षों से एक लंबा संघर्ष, एक लंबी लड़ाई हमारे देश के ऐसे लोक नायकों ने लड़ाई लड़ी और आज उन्हीं के सपनों को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तकनीकी क्षेत्र में, धार्मिक संस्कृति के क्षेत्र में, अधोसंरचना के निर्माण में, हर जो सुविधा हमारे देश की होनी चाहिए सारे सुविधाओं से हमारे देश लेस कर रहे हैं। हम अभी हम लोगों ने देखा जब 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ लिया था, तब हमारा जो देश है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दुनिया का 11वां देश था। और आज हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज दुनिया का ये चौथा देश के रूप में अपना स्थान बनाया है और जल्द ही हम तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में हम स्थापित होंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये कभी-कभी सोचने से ऐसा लगता है कि ये कल्पना का विषय है। कहीं जो आज पूरे देश में हो रहा है, ये इतना जो परिवर्तन हो रहा है, ये कहीं कोई स्वप्न तो नहीं। आज यदि हम बात करें तो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या फिर नक्सलवाद से मुक्ति की दृष्टि से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की जो कोशिश है, ये कहीं ना कहीं से इस बात को साबित करता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से पूरे जी जान से जुट जाते हैं।
और वो सपना भी साकार हो पाता है। हम तो क्योंकि मैं तो बस्तर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूँ और हम लोगों ने लगभग 50 वर्षों से नक्सलवाद की पीड़ा को झेला है और उस नक्सलवाद को जो 31 मार्च 2026 खत्म करने का जो संकल्प है, वो संकल्प पूरा करते हुए हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे गृह मंत्री जय शर्मा जी, तो पूरी सरकार की कभी कभी तो ये लगता है कि साल 1.5 साल के पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। मैं नक्सलवाद में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहले देश की जो छवि थी, भारत की जो छवि थी, यहाँ पर अनेक स्केम हुआ करते थे। जो केंद्र में सरकार रही वो एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार करके जो पारदर्शिता के साथ में काम करना चाहिए उस पारदर्शिता के साथ में काम नहीं करता। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में चाहे किसी भी योजना में ये पूरी पारदर्शिता के साथ में प्रधानमंत्री जी का कार्य स्वरूप दिखाई देता। हमारा यदि हम बात करें तो पहले जिन चीजों को हम इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, अब उसका हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। ये देश का शक्ति को बताता है और ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दर्शाता है। पहले कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े नारे दिए थे। एक नारा सब जानते हैं, उन्होंने कहा कहते थे कि हम देश से गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटाए और बल्कि देश को गर्त में ले जाने की कोशिश उन्होंने की। हम सभी ने देखा अभी ऊपर आए। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे देश के लिए। हमारे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजना चालू की है। मैं सभी योजनाओं के बारे में नहीं कहूँगा, 2-3 योजनाओं के बारे में मैं जरूर कहना चाहूँगा। एक तो डीबीटी के माध्यम से जो हमारे गरीबों तक जो पैसा पहुँचना चाहिए डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे उनके राशि उनके खाते में पहुँचाने। वो देश में पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने स्वच्छता की कल्पना की, जिन्होंने लोगों को एक आंदोलन का स्वरूप बनाया, उसको घर घर में खड़ा इसका संकल्प बनाया। डीबीटी के माध्यम से जो हमारे करते हैं पैसे का पहले दुरुपयोग होता था और एक समय एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कहा करते थे कि हम केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए ही आम जनता तक पहुंचता है, लेकिन 100% राशि पहुंचाने का संकल्प है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यदि हम बात करें कि हमारे यहाँ पर लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में जो चावल देने का काम है, अनाज देने का काम है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना या फिर हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जितनी संख्या हमारे पूरे देश में इसका लाभ दिया जा रहा है, आप कल्पना करिए गए। आयुष्मान कार्ड के ही मैं उदाहरण बताता हूँ, लगभग 40 से 50 करोड़ लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ दिया।
40 से 50 करोड़ वाले मतलब आप ये सोचिए कि कितने देश होंगे, पूरा यूरोप मिलाकर के क्या कहते हैं एक 40-50 करोड़ नहीं होगा। बड़े से बड़े देश हम लोग दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो सरकार का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए। यदि हम बाजू के देश का यदि हम बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ के आम नागरिक को तो आयुष्मान कार्ड या फिर प्रधानमंत्री आवास घर है उनको तो मिल ही जाता, उनके कुत्ते बिल्ली के लिए विकल्प से घर मिल जाता है। ये तो ये कहीं ना कहीं से एक विजन को दर्शाता है कि सरकार किस तरीके से हमारे पूरे देश में के साथ में काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री आवास के लिए तो ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पर यहाँ पर जो कुंवर की सरकार रही, उन्होंने गरीबों को इस आवास के साथ जो खिलवाड़ किया, जो गरीबों को आवास बनने दे दिया। आप कल्पना करिए कि आज से 4 साल 5 साल पहले किसी के आवास बन गए थे जिस लागत पे, या उसको 5 साल पहले जो उसको मिल गई थी, और जो लोग बड़ा बड़ा बात कहते थे कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम शिक्षा देंगे, हम स्वास्थ्य देंगे, उन लोगों ने कभी इस विषय में चिंता नहीं की। और बल्कि जिनका आवास मिला था उस आवास को उन्होंने रोक करके इस बात को साबित किया कि न वो आवास के पंजर है, न वो गरीबों का जो चावल जिस तरीके से पिछली बार घोटाला किया उस पर भी गरीबों को चावल तक पे गबन करने वाले लोग ने इस छत्तीसगढ़ में उन्होंने नेतृत्व किया। यहाँ तक कि मुझे याद है आयुष्मान भारत योजना जब लागू हुआ था तो उसके बाद जस्ट 1 साल के बाद यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम आयुष्मान कार्ड की तुलना में एक यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे। 5 साल निकल गए कांग्रेस सरकार के, आयुष्मान कार्ड की जगह पर उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किया, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का कहीं पर कोई अता पता नहीं था। ये सब लोगों ने देखा, और बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच का झगड़ा के कारण से, आपसी द्वंद के कारण से, मुख्यमंत्री बनने की ललक के कारण से जो स्वास्थ्य की बद से बदतर स्थिति थी, मैं तो कहता हूँ वेंटिलेटर में स्वास्थ्य विभाग पूरा चला गया था, वो स्थिति से उबारने का काम आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण मैं, क्योंकि आज यहाँ पर 11 साल के इसमें बैठा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री की 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लेकर के वो चल रहे हैं, उस विकसित भारत में सबकी समानता योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक पहुंचे, ये सरकार की महत्वपूर्ण उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार भी काम कर रही है। और हम सभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, मैं कार्यों के बारे में मैं कहने के लिए बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन कुछ उल्लेख और करता हूँ। एक तो कश्मीर से 370 हटा देता को कभी हम कल्पना नहीं करते। हम लोग जब छोटे थे तो कांग्रेस के लोग मजाक करते थे कि ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन आज ये संभव हुआ। आज ट्रिपल तलाक की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, कानून पर आकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश को एक दिशा दिखाई और देशवासियों ने भी उनके सभी कार्यों पर मोहर लगाई, पूरी पारदर्शिता के साथ रखे,
सरकार की जितनी भी योजना है वो अंतिम छोर तक पहुँचे, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा। और भारत ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की है, ये ऊंचाइयां लगातार अनवरत रूप से ये जारी है। और हमें विश्वास है आने वाले समय में जो हमारा भारत है वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की क्षमता रखता है। और वो क्षमता देने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में वो इच्छा शक्ति है और उन चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज की इस पत्रवार्ता में बस इतना ही कहूँगा कि इन 11 वर्षों के भीतर में जो ये सफर प्रारंभ हुआ है, ये सफर अनवरत रूप से चलता रहेगा और अंतिम छोर में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने का काम, योजना का क्रियान्वयन, ये हम सबका दायित्व बनता है। और इस दायित्व से हम लोग भी बने हुए हैं और हम लोग को ये कर्तव्य जिससे हमको आगे बढ़ करके एक प्रेरणा बने। वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ी संभावना है वन के मामले में, पर इसमें उस तरीके से काम नहीं हुआ है अभी तक पर्यटन के क्षेत्र में। और खासकर आपके बस्तर क्षेत्र में तो और भी काफ़ी संभावना है। कुटुंब सर केव है, एक से जो ऐसे भी केव है जो देखे नहीं गए। तो पर्यटन के क्षेत्र में क्या आपकी योजना है? बिल्कुल आपने सही कहा। और बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ पे ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर हम इको टूरिज्म के दृष्टि से हम लोग काम करें। और अभी 2-1 दिन में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई। और आप तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जगह पे हम लोग गए, मैं खुद भी नहीं गया हूँ क्योंकि वो क्षेत्र पूरा नस्ल से प्रभावित रहा है, वहाँ पर निकल नहीं पाते थे। लेकिन अब वो भी खत्म हो रहा है। पर्यटन की अपार संभावना है। हमारा धुरमारास जिसको विश्व के 20 साहसिक पर्यटन स्थलों में स्थान मिला है और लोग वहाँ पर जा रहे हैं। कांगेर घाटी जो है यूनेस्को में अपना स्थान केव्स भी है, केव्स बहुत सारे ऐसे केव्स हैं, हंदावाड़ा है, ऐसे बहुत सारे जगह। तो उन क्षेत्रों को वन के साथ में कैसे हम डेवलप कर सकें और हमारा इकोसिस्टम भी अच्छा है और पर्यटन के दृष्टि से भी हमारे यहाँ पर लोग आ सके, इसके लिए हमारी कोशिश भी। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसमें अभी आपने कहा कि 80-85 करोड़ लोगों को खाद्यान्न दे रहे हैं, गरीब परिवारों को, गरीब लोग, और 27 करोड़ गरीबी से निकाल दिए तो 112 करोड़ तो आपका ऐसे हो गया। तो वैसे कितना देश में 18 करोड़ है सामान्य आदमी गरीबी रेखा से उनको ऊपर ऊपर किया है गया। 27 करोड़ और 85 करोड़ को खाद्यान्न दे रहे हैं जो गरीब परिवार 80 से 85 करोड़ लोगों परिवारों को। हाँ 80 से 85 और 27 तो 112 करोड़ तो ऐसे हो गया। अपनी आबादी 130 से 135 करोड़ है। ये आंकड़े जम नहीं रहे। यूनिट 81 करोड़ यूनिट, वही तो बता रहा हूँ, परिवार में यूनिट आ गया ना। एक परिवार में अगर 4 है तो एक परिवार हो गया वो, या 4 यूनिट हो गया वो। तो ये आंकड़े जम नहीं रहे। 27 का अभी 27 करोड़ 27 से बाहर आ गए, गरीबी उससे बाहर आए हैं और कुछ नवाचार किया है। हमारे यहाँ पर यदि हम बात करें तो जिस चीज़ों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ करवाया अपने मेड इन इंडिया के माध्यम से या फिर नए जो हमारे लोगों ने नवाचार किया, आज उसके दृष्टि से भी हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है। उसको प्राप्त करता है, लीड कर रहा है उसको। तो ये भी एक अनुकरणीय उदाहरण है। मेरा प्रश्न है कि 12 करोड़ अगर ये निकल जाते हैं, बस के 1827 करोड़ ही है। वो है मेरा प्रश्न। कितने ये सामान्य आदमी, क्या जिसमें सरकारी आदमी भी शामिल है, मध्यम श्रेणी के भी शामिल है और हाई फाई इसमें APL भी शामिल है और उनको भी किया जाता 85 है। करोड़ में एक ही है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो पॉपुलेशन है, इस टोटल पॉपुलेशन का लगभग 11% जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ऐसे कंडीशन में अपन जैसे गरीब कल्याण की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी कौन सी योजना लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे गरीबों का कल्याण हो जाए और गरीबी खत्म हो जाए? देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पिछले 1 से
1.5 साल के भीतर हो, चाहे खाद की कीमत हो, चाहे हमारे वनोपज की कीमत हो, तेजपत्ता की कीमत हो, या फिर हमारे अधोसंरचना का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास, इन सब विषयों पर आज जिस तरीके से काम किया गया, महतारी वंदन के तहत में 70 लाख हमारी माता बहनों को का सशक्तिकरण में मैंने बहुत सारे विषय छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी का जो संकल्प देखा था, वो सपना पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी से हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं कहीं से इस निश्चित से सबका सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पर इस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि पूर्व की सरकार जिसने जिनके पूरे गांधी परिवार ने देश को सपना दिखाया था गरीबी हटाने का, मैंने उदाहरण में कहा जब उनके पास में सरकार आई थी तो वही लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, वही लोग चाहते हैं आयुष्मान कार्ड योजना की बात करते हैं, वही चावल को घोटाला करते हैं। तो एक बार कहीं ना कहीं से वो लोग जो बाधा डालने वाले लोग थे उनको आज जनता ने बाहर कर दिया है। अब हमारा देश जो मापदंड में उसके दृष्टि से हमारा यहाँ पर जो आर्थिक दृष्टि से मजबूत भी हो रहा है और जो हम 11वें नंबर पे थे आज हम 4थे नंबर पे आ रहे हैं। तो ये भी इस बात को समझना सकते हैं। मंत्री जी आप पर्यावरण मंत्री जी सहकारिता को लेकर राज्य सरकार इतनी उदासीन क्यों? बजट में भी किसी तरह के कोई खास जो प्रावधान होने चाहिए सहकारिता को उसको लेकर नहीं किए, सिर्फ धान खरीदने के लिए सोसाइटियाँ बना दी जाती हैं। इसके अलावा और भी कुछ सोसाइटियाँ बननी चाहिए जिसके माध्यम से बड़े उद्योग या जो बेरोजगार रोजगार मिले। इस तरह के जो प्रयोग है सहकारिता को लेकर क्यों नहीं किए जाते? बड़ा एक विशाल क्षेत्र है सहकारिता। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप इसकी गंभीरता को समझिए कि सहकारिता विभाग पहली बार देश में मंत्रालय का गठन होगा माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में और उसका दायित्व कौन निर्वहन कर रहा है, उसके भाषागत मंत्री कौन है, गृह विभाग के जो हमारे माननीय मंत्री अमित शाह जी, और उनकी लगातार बैठक होती है यहाँ पर। अभी वो 5वीं छठी बार आ चुके हैं और अभी और आने वाले हैं। और सहकारिता के किस तरीके से हम इसको आंदोलन का स्वरूप बनाए, किस तरीके से जन जन तक पहुँचे। अभी आने वाले समय में हम यहाँ पर जो हमारे पैक्स की जो समितियाँ हैं वो 2058 है, अब उसको और बढ़ा करके हम 532 नए पक्ष का गठन कर रहे हैं। उसके अलावा हम फिशरी का, दूध उत्पादन का, लघु वनोपज का, इनकी भी समितियाँ हम तैयार कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल धान खरीदने तक सीमित न हो, ये हमारी कोशिश है। जहाँ तक उद्योगों की बात है तो अभी हमारे यहाँ पर मक्का प्रोसेसिंग यूनिट हम लोग कोटा गाँव में स्थापित कर रहे हैं, साल से रन कर लेंगे। ऐसे और भी कौन से ऐसे उद्योग हो सकते हैं जिस पर हमारे सहकारिता के क्षेत्र में उन लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, इस पर हमारी कोशिश जारी है। और दूध उत्पादन के लिए अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 जिलों को उसमें सम्मिलित किया जहाँ पर भारी उगान किया जाएगा ताकि उनको दूध के माध्यम से उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो। क्योंकि मूल आधार है कि हमारे जो सहभागिता से हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 16 दिसंबर 2024 को उन्होंने एनडीडीबी के साथ में हमारे अमित शाह जी भी थे, उनके समझ पे एनडीडीबी के साथ में अनुबंध भी किया। वन के संदर्भ में महोदय जी, हमारे जिले में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। यहाँ के प्रोजेक्ट आपकी जो ये कन्हार पेड़े से और जिलों में कई जगह पेड़ों की कटाई की जंगल की कटाई, हाँ तो पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई की जंगल की कटाई, पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई जैसे बन चुका है वो भी उसी स्तर में आ गए। नहीं, यदि कोई ऐसा हो जहाँ पर पेड़ काटा हो यदि बिना अनुमति के, उसका कोई
नियम का पालन नहीं किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक वन की संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 643 वर्ग किलोमीटर हमारा वन एकड़ क्षेत्र में हम लोगों ने वृद्धि की है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी योजना हम लोग चला रहे हैं। उस योजना के तहत हम वन का आवरण और बढ़ सके। 44.10% हमारा पूरा छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र से आच्छादित है। देश का तीसरा बड़ा फॉरेस्ट एरिया है और ये यदि हम बात करें तो एक ऑक्सीजन जोन के रूप में फेफड़े की तरह काम करता है। नहीं, आपने कहा कि पेट नहीं, आप उसकी जानकारी दीजिए यदि कोई ऐसा नहीं वो पेड़ जाते गए हैं जो सरकारी थे और ये अभी कटा है, उसका कलेक्टर को शिकायत हो उसको भी कार्रवाई की है। यदि ये नियमतः यदि उसकी कटाई नहीं होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कश्यप जी, कांग्रेस जो है सेंट्रल में आप लगातार मोदी सरकार पर आरोप लगाती है, चाहे 2 लाख नौकरियों को लेकर 60-40 का रेशो होता है। सेंटर का स्कीम तो प्रधानमंत्री आवास भी है, हमारा जल जीवन मिशन भी है, या फिर हमारे जितनी भी योजना है वो कहीं ना कहीं से 60-40 होता है। राज्य सरकार है कि उसको लेकर के अपना शेयर नहीं देगा स्टेट गवर्नमेंट का, जब तक शेयर नहीं होगा तब तक उस योजना राज्य में सिंचाई को लेकर जो मध्यम और बड़ी परियोजनाएं कितनी परियोजनाएं निलंबित हैं और उसमें कब तक काम करने का सरकार ने निर्णय लेना? देखिए, एक तो हमारे यहाँ पर लगभग 11 से 15 वर्ष जितनी योजनाएं जिसके हेडवर्स पर पूरे होंगे, जिसके लाइनिंग और केनाल वगैरह के काम नहीं होंगे, ऐसे लगभग 200 से ऊपर हमारे योजनाएं और कुछ कहीं पर लैंड एक्विजिशन का मामला है, कुछ और अन्य कारण होंगे, उसी कारण से वो योजना पूर्ण नहीं हो पाई। तो उनको भी अटल सिंचाई योजना के माध्यम से हम पूरा करने का लक्ष्य रखते हैं। हम स्टेप बाई स्टेप हम उसको प्राथमिकता देंगे। दूसरा जो सिंचाई क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से, क्योंकि अब लैंड एक्विजिशन का मामला बहुत हो रहा है और नई तकनीकी का उपयोग भी हमको करना है। अभी हमने जो नई योजना ली है उसमें इंटरलिंक के माध्यम से हम अपने यहाँ पर सिंचाई की क्षमता बढ़ाएं। अभी हमारा कोड़ार उसको हमने लिया है, उसका भी लगभग हमारे बजट में प्रावधान किया हुआ है। 28,000 करोड़ का वो स्कीम है। अरियन खारन भी है, इधर हमारा ये है जगदलपुर से इंद्रावती से महानदी को इंटरलिंक। अभी बहुत सारे विषयों में और भी चर्चा हुई है, जो आने वाले समय में उसको हम बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने यहाँ पर इरिगेशन की क्षमता हम बढ़ाएंगे। हमने लक्ष्य रखा है कि प्रति वर्ष 50,000 हेक्टेयर हम इरिगेशन का क्षमता हम बढ़ाएं। ये हमारी कोशिश है और उत्तर में आप नानगो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे, मैं नानगो की बात करूँगा कि कैसा सेवा, कैसा प्रशासन और कैसा गरीब कल्याण है। नानगो में आज तक मुरुम खदान की स्थिति हुई है, लोग मुरुम चोरी करने के लिए मजबूर है। रेती खदान की स्थिति नहीं हुई है, रेती चोरी करने के लिए मजबूर है, गोलियाँ चल रही है। आप गरीब कल्याण की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आवास में नानगो का डाटा बताएंगे कितने गरीब घर हैं यहाँ, कितने प्रधानमंत्री आवास प्रस्तुत हुआ है। कल मठपाड़ा के लोग हम मरेंगे यही, हमें यही गाड़ दीजिए, ऐसी तक की बात हुई है। ये कैसा सुशासन है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस पे अभी मुरुम के लिए, रेत के लिए जो नीति बन रही है उस नीति के तहत तो किया जाएगा के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास तो 5 साल से नहीं बना। वही तो मैंने कहा कि 5 साल से कैसा सेवा, कैसा सुशासन? अरे बात अगर सेवा की हुई है तो जिला मजबूत है तो राज्य मजबूत होगा, और राज्य मजबूत होगा तो देश कहा ना, आप ये सोचिए, कल्पना तो करिए एक बार कि आप आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए प्रावधान कर रहे। कभी आप चलिए ग्रामीण क्षेत्र में कि आयुष्मान योजना के तहत में पहले हम अपने घर की जमीन बेच दिया करते थे। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। पहले हम अपनी जमीन बेच दिया करते थे, हम अपने जेवर तक बेच के करते हैं इलाज कराते हैं। आज वो स्थिति नहीं है।
आज यदि प्रधानमंत्री आवास के लिए भी यदि बात करें या फिर हमारे जितनी भी योजना है उसमें जो प्रावधान किया गया है वो माननीय नरेंद्र मोदी के साथ। नांदगांव का आंकड़ा बता दीजिए कितने आप गरीब आप जिले का आंकड़ा आप बाद में ले लीजिएगा। आप राष्ट्रीय मंत्री जी नो डाउट कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ Last- रहा है, चाहे विश्व नहीं जैसे प्रधानमंत्री आवास की बात आती है, प्रधानमंत्री आवास प्रोग्राम पिछले 5 सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट में रुका, अभी बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन उस आवास के लिए चाहिए रेत के लिए बात आ रही है। रेत आ गई। रेत के लिए बोरिया तक चल रही है, चाहे गंगे बंदो चाहे रबी हुआ है, तो इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, जो भी काम अवैध होगा उसके ऊपर कार्रवाई। इसी में सप्लीमेंट्री है, आपने गरीब और गरीबों की बात की। छत्तीसगढ़ में केलो नदी में आज जो है रायगढ़ का एरिया है, वहाँ लोगों के मकान ढहाए जा रहे थे। रात के 9:30 बजे उनको नोटिस दी गई, सुबह 8 बजे दुकान खाली करने का। रायपुर का नटकी गांव, जहाँ पूरे ग्रामीणों को परिवार को हटाया जा रहा था एमएलए कॉलोनी बनाने के लिए, ठीक वैसे राजनांदगांव में कल एक मकान गरीबों का 28 परिवार जिसमें 200 लोग रहते हैं, इन लोगों को कल हटाने के लिए कल टीम पहुंच गई। तीनों मामले एक दूसरे से संबंध है, कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर आखिर सरकार की इसमें मंशा क्या है कि इनको हटाने की नौबत आई है? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उनसे भी कहा और आपसे भी कह रहा हूँ, जो अवैध होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी। मंत्री जी अब कैसे होगी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।